हाँ जी, सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में देख चुके हैं नर प्रजनन, जो एक बार रिवीजन कर देते हैं। जहाँ मूत्र जमा होता है उसी को मूत्राशय कहते हैं। शुक्रवाणी, जिसे शुक्राणु जाता है उसी को कहते हैं शुक्रवाणी। ये विरेचन होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग इसको कहते हैं विरेचन। जो ये वाला भाग होता है इसे कहते हैं अधिविरेचन। कौन कहते हैं? अधिविरेचन। और ये देखिए, ये होता है विरेचन कोष। ये वाला जो होता है ये विरेचन कोष, इसका काम है 2 डिग्री टेम्परेचर बनाए रखना। 2 डिग्री टेम्परेचर बनाए रखना विरेचन कोष का काम है। 2 डिग्री टेम्परेचर बनाए रखना। अगर जो 2 डिग्री टेम्परेचर से कम होता तो शुक्राणु जो बना रहता वो नष्ट हो जाता। और हम लोग बात करते हैं मूत्र मार्ग की। तो मूत्र मार्ग, जिस नली से मूत्र निकलता है उसी को कहते हैं मूत्र मार्ग। और विरेचन के अगला भाग को कहते हैं शीशन। और देखिए, हम लोग देखते हैं शुक्राशय और पुरोष्ठा। शुक्राशय पुरोष्ठा मिलकर वीर बनता है। शुक्राशय पुरोष्ठा मिलकर कुछ बनाता है वीर। कहे का मतलब शुक्राशय पुरोष्ठा से निकलता तरल पदार्थ और शुक्राणु, ये दोनों मिलकर कुछ बना देता, वीर बना देता। कुछ बनता, वीर बनता। और देखिए, पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि बीड़ी के क्रियात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कौन कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। जो नेफ्रॉन बीड़ी का नालिका होता है। नेफ्रॉन कैसा होता है? बीड़ी का नालिका हमारा बहुत छोटी छोटी नालिका होता है, बहुत छोटी छोटी नालिका होता है। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं विरेचन की। किसको बात करते हैं? विरेचन की। विरेचन का पूरा डिटेल देखते हैं। देखिए, विरेचन में कोशिका होता है। विरेचन जो कोशिका से मिलकर बना था, तो विरेचन में कोशिका होता है, उसे कहते हैं लैटिन कोशिका, जो टेस्टोरोन का निर्माण करता है। कौन सा निर्माण करता है? वो टेस्टोरोन का निर्माण करता है। और विरेचन में बहुत सारी कोशिका होता है, जिसमें 3 मुख्य रूप से देख लेते हम लोग। विरेचन में लैटिन कोशिका जो टेस्टोरोन का निर्माण करता है या टेस्टोरोन को स्रावित करता है। ठीक। फिर देखिए जनन कोशिका। जनन कोशिका का होता है वो जनन कोशिका विभाजित होकर शुक्राणु बनता है। जनन कोशिका विभाजित होकर कौन का निर्माण होता? शुक्राणु का निर्माण करता। और देखिए, अस्टोरियल कोशिका की बात करते हैं तो अस्टोरियल कोशिका क्या करता है? अस्टोरियल कोशिका पोषण करता। किसको पोषण देता है? तो अस्टोरियल कोशिका ये जनन कोशिका को कौन कहता? पोषण करता। पोषण करता कहे का मतलब हुआ कि शुक्राणु विभाजित होकर जनन कोशिका का निर्माण करता, तो जनन में सहायता करता पोषण। कहे का मतलब पोषण देता, इसको एनर्जी देता, तो जनन कोशिका विभाजित होकर शुक्राणु का कुछ करता, निर्माण करता। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलिएगा। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं अधिविरेचन के। कौची की बात कर लेते हैं? अधिविरेचन। तो हम लोग देखे अभी कौची विरेचन देख लिया, फिर ये भी देख रहे अधिविरेचन। कौची देख रहे? अधिविरेचन। तो अधिविरेचन का काम है शुक्राणु का स्टोर करना। शुक्राणु को कौची करना? स्टोर करना। कहे का मतलब होता है ये जो अधिविरेचन है, ये वाला जो अधिविरेचन है, ये शुक्राणु का स्टोर करता। शुक्राणु को कौची करता? इकट्ठा करता। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता कि शुक्राणु को स्टोर या शुक्राणु का इकट्ठा कौन करता? अधिविरेचन। अधिविरेचन में शुक्राणु कुल मिलकर इकट्ठा हो जाता। फिर चलिए देखते आगे। तो देखिए, शुक्राणु को इकट्ठा करता कौन करता? अधिविरेचन। तो उसी को लिखा, ये शुक्राणु संचित होता, संचित मतलब इकट्ठा होता, अब परिपक्व होता और सक्रिय होता। कहे का मतलब हुआ कि शुक्राणु इकट्ठा कहाँ होता? अधिविरेचन में। अब परिपक्व मतलब तैयार भी होता अधिविरेचन में। और सक्रिय मतलब प्रचलन होता भी अधिविरेचन में। अब देखिए, इसका मोटा मोटी अर्थ बताते हैं कि अधिविरेचन का तो पहला काम है शुक्राणु को इकट्ठा करना, इसमें शुक्राणु इकट्ठा रहता है। और दूसरा है कि परिपक्व करना। परिपक्व करना मतलब अधिविरेचन में शुक्राणु कुछ होता, बड़ा होता, छोटा से कुछ होता, बड़ा होता। तो अधिविरेचन में शुक्राणु कुछ होता, तैयार होता।
और अधिवृषण में ही शुक्राणु सक्रियता मतलब प्रचलन होता है। मतलब जैसे देखिए शुक्राणु होता तो चलने की क्षमता किस में प्राप्त होता है? अधिवृषण। अधिवृषण में ही शुक्राणु की चलने की क्षमता होती है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे थे पुरुष नसबंदी की। कौन सी की बात कर रहे थे? पुरुष नसबंदी। तो देखे पुरुष नसबंदी कोई बड़ी बात नहीं है सीखना। पुरुष नसबंदी क्या होता कि देखे दिखाते हैं। ये वाला शुक्र बाई का देख रहे हैं, शुक्र बाई का ये वाला नली देखे ऐसा ही पार देते हम लोग। ये मान ली यही है शुक्र बाई की। कुछ शुक्र बाई का शुक्र बाई का या शुक्रबानी कुछ भी, यह शुक्रवाणी। तो शुक्रवाणी को काट देना ही कौची कर रहा था? पुरुष नसबंदी। शुक्रवाणी को काट देना कौची कर रहा था? पुरुष नसबंदी। तो देखिए यह जो शुक्रवाणी है, शुक्रवाणी को काट देंगे तो देखिए शुक्रवाणी जब भी काटेंगे तो दोनों तरफ से काटेंगे। यानी कि एक तरफ शुक्रवाणी काट दिए, ये साइड से काट दिए तो शुक्राणु इस साइड से तो फिर निकल ही जाएगा। शुक्राणु का तो इस साइड से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे फिर तो निकल ही जाएगा। तो फिर कोई फायदा नहीं होगा पुरुष नसबंदी करने का। ये तो लड़ाई हो गया घर में कि हम तो पुरुष नसबंदी कर चुके तो बच्चा कैसे जन्म हो गया। तो जब भी शुक्रवाणी को काटेंगे तो दोनों साथ से काटते। तो डॉक्टर जल्दी जल्दी में देखेगा कभी कभी एक शुक्रवाणी को काट देता, दूसरा को नहीं काटता, जिससे बच्चा जन्म हो जाता। तो देखिए पुरुष नसबंदी किसे कहते? शुक्रवाणियों को काट देना को कर रहा था पुरुष नसबंदी। शुक्रवाणियों को काट देना को कर रहा था पुरुष नसबंदी। तो हम लोग इस पॉइंट को लिख लेते हैं। शुक्रवाणियों को काट देना पुरुष नसबंदी कहते हैं। तो डॉक्टर लोग अधिकतर एक बात लिखता है जब पुरुष नसबंदी कहता है तो कहे के मतलब है कि जिसका अंत में टोनी है, जिस शब्द के अंत में टोनी लगाते हैं, जिस शब्द के अंत में टोनी लगाते हैं समझ जाए कोई हिस्सा आपको कट गया, वो हिस्सा काट दिया। तो देखिएगा कि कभी कभी पेट का ऑपरेशन करता था, देखिएगा कि जो अपेंडिक्स होता है अपेंडिक्स को भी काट देता कि चलिए इनका कोई काम नहीं, अपेंडिक्स को भी काट देते हैं। तो जिस शब्द के अंत में टोने लग गया समझिए कि उस शब्द हमारा शरीर से काट दिया गया। कोची कर दिया गया? काट दिया गया। तो शुक्रवाणियों को काट देना खोजी करा था पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी या वैश्विक टोनी कहते हैं। पुरुष नसबंदी या वैश्विक टोनी। पुरुष नसबंदी या खोजी कहते हैं वैश्विक टोनी। चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए आशा करते कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ और। शुक्राशय, शुक्राशय पुरुष था।
ये तीनों क्या करता है, ये तीनों मिलकर शुक्र द्रव का निर्माण करते। ये तीनों मिलकर कौन सा निर्माण करता है? हुआ शुक्र द्रव का। ये तीनों मिलकर कौन सा निर्माण करता है? शुक्र द्रव और शुक्राणु का निर्माण करता है। कौन सा निर्माण करता? शुक्राणु का। शुक्र द्रव और शुक्राणु ये दोनों मिल जाता है, बन जाता वीर। क्या बनता है? हुआ वीर। तब वीर बन जाता है। शुक्र द्रव शुक्राणु मिलकर कौन सी बना लेता है? वीर। और शुक्र द्रव देखेगा तो फ्रुक्टोज होगा। कुछ होगा फ्रुक्टोज। शुक्र द्रव देखेगा तो हल्का मीठा लगेगा। कुछ लगेगा? मीठा लगेगा। जो फ्रुक्टोज का इस्तेमाल फलों में किया जाता है। जब फल पक जाता है तो उसको कहते हैं फ्रुक्टोज। फलों को पकना कौन सी कहा जाता है? फ्रुक्टोज का आता है। फ्रुक्टोज से ही फल पक जाता है तो मीठा लगता है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ तक देख लें। शुक्राशय पुरस्ता कदम होती है, तीनों मिलकर शुक्र द्रव और शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्र द्रव शुक्राणु मिल जाता है तो कौन बन जाता है? वीर। शुक्र द्रव फ्रुक्टोज होता। कुछ होता फ्रुक्टोज होता जो फल को पकाने में मदद करता। फल को पकाने में मदद कौन करता? फ्रुक्टोज। जिसके कारण फल को लगता मीठा लगता। और फ्रुक्टोज शुक्र द्रव को देखेगा तो हल्का मीठा लगेगा। कुछ लगेगा? मीठा। स्वाद में कुछ लगेगा? मीठा। चलिए और हम लोग बात करते हैं मादा जनन की। नहीं तो मादा जनन हम अगली क्लास में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही।